हेलो दोस्तों, टॉप 10 सीरीज के तहत आज हम अन्य 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, इस संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से लिए गए हैं, बहुत पूछे जाते हैं, उनका मैंने चयन किया है। समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, कई बार अमेरिका लगाए जाते हैं आंसर, लेकिन संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं और न्यायिक पुनर्वलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका से लिया गया है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका मैंने यहाँ चयन किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए, जो संख्या है 1 2 3 4 वो 395 ही है। जब संविधान बना था 1950 में जो लागू हुआ, उसमें 395 अनुच्छेद थे। वो संख्या आज भी वही है, 395। संसद किसी अनुच्छेद को खत्म करती है या कोई नया जोड़ती है तो ABCD इस तरीके से करके जोड़ती है, लेकिन ये संख्या 395 ही रहती है। अगर बात करी जाए तो लगभग 465 अनुच्छेद बढ़कर हो गए हैं। अनुसूचियां 12 हैं, पहले 8 थी, 4 बढ़ गई हैं, अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये अनुच्छेद 17 बहुत पूछा जाता है। इसके लिए संसद ने कानून बनाया है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यही पूछा जाता है, कब बनाया? 1955 में बनाया और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 17 में समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? देखिए, प्रेस जो है अनुच्छेद 19(1) के, देखिए 19(1) में क्या है? स्वतंत्रताएं दी गई हैं कुछ, तो 19(1) में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बात को, अपने विचार को, तो प्रेस भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रेस भी अनुच्छेद 19(1) के तहत आती है, उसको भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? देखिए, मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय, थोड़ा अंतर समझना होगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करता है और राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। अंतर क्या पड़ता है? सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों का संरक्षक है अनुच्छेद 32 के तहत, जबकि राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकारों का तो संरक्षक है ही, संविधान में अन्य कहीं भी जो अधिकार दिए गए हैं वो उनका भी संरक्षक है। यानी उच्च न्यायालय की शक्ति ज्यादा है, इस मामले में ज्यादा अधिकारों का संरक्षक है। अगला प्रश्न आता है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात जिसको हम स्पीकर कहते हैं वो करता है। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? देखिए, जो साधारण विधेयक होता है वो किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं, लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, लेकिन यदि धन विधेयक है तो धन विधेयक को हम केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। सारी पावर्स लोकसभा के पास हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसमें देखिए एक ट्रिक बताता हूं मैं। भारत सरकार से संबंधित जितनी भी नियुक्ति हैं, महान्यायवादी की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की या राज्यपाल की, जितनी भी नियुक्ति हैं वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। हालांकि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ये सारे कार्य करता है, लेकिन आंसर क्या हुआ? राष्ट्रपति। पंचायतों से संबंधित अनुसूची कौन सी है? देखिए, पंचायत वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमें याद होना चाहिए कि पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई है। एक ही प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है?
उसका आंसर है नीति आयोग। संविधानेतर संस्था है, संविधानेतर मतलब संविधान में इसका नहीं है जिक्र। जैसे निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक संवैधानिक संस्था, क्योंकि इनका जिक्र संविधान में है। ठीक है, जिस संस्था का जिक्र संविधान में नहीं होगा उसको हम संविधानेतर संस्था कहेंगे। तो योजना आयोग जिसको हम पहले कहते थे, जिसको हम आज नीति आयोग कहते हैं, वो संविधानेतर संस्था है, संवैधानिक निकाय नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।